हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम आज क्लास 10th के साइंस के VBI ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो को स्किप किए हुए आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिएगा। देखिए, ऐसा ही सवाल दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें एक ऑप्शन बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगर आप हम क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे और आप उससे पहले अगर आप क्वेश्चन का जवाब जानते हैं यानी आंसर जानते हैं, तो आप माइंड में सेट कर लीजिएगा और मेरे ऑप्शन से आप लोग मैच कीजिएगा। और लास्ट में ज़रूर कमेंट कर बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों को जानते थे। और ना भी जानते हैं, एक भी प्रश्न नहीं जानते हैं, तो कोई डरने की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यह वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। यह कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट के लिए बेहद ही यूजफुल वीडियो है। तो चलिए देखिए, ऐसे ही ऑप्शन रहेगा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो पहला नंबर सवाल से शुरू करते हैं। पहला नंबर सवाल से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखिएगा लगातार। विद्युत धारा उत्पन्न करने के जो युक्ति को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र यानी कि जनरेटर कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का यानी कि तंतु बना होता है। तंतु कहिए या फिलामेंट कहिए, तंतु को इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। तो तंतु या फिलामेंट बना होता है। तो आप लोग को पता है कि विद्युत बल्ब का जो तंतु यानी बना होता है या फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। किससे? टंगस्टन से बना होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विद्युत हीटर हीटर का तार यानी कि तार या फिलामेंट चाहे तंतु किससे बना होता है, तो वह नाइक्रोम से बना होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, नाइक्रोम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाइक्रोम विद्युत हीटर का जो तार बना होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। जूल किसका एसआई मात्रक होता है? तो कार्य के। अब विभवांतर के एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ये क्या होता है? एम्पियर। किसको होता है? तो विद्युत धारा के हो जाएगा, विद्युत धारा का इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी ऑप्शन को हम लोग एक्सप्लेन के साथ करेंगे, आप ताकि आपको एग्जाम में देखिए हम लोग कैसे क्लियर कर पाएँ। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। एग्जाम में सीधे छपेगा। और दूसरा नंबर सवाल है कि विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है किससे बना होता है? टंगस्टन का। और तीसरा नंबर सवाल है कि प्रतिरोध के एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। और जूल किसका एसआई मात्रक होता है? तो कार्य के। ये भी हम लोग याद रखेंगे। वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है? तो विभवांतर के। ये भी हम लोग याद रखेंगे। एम्पियर किसका एसआई मात्रक होता है? तो विद्युत धारा के होता है। तो हम सभी ऑप्शन को बारी बारी करके हम सवाल ऐसे भी बन जाता है। देखिए ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे 4-5 ऑब्जेक्टिव 3 हुआ है, समझिए कि 6-7 ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर कर पाएँ। तो हम ऐसे ही बताते चलेंगे, ताकि मात्र छोटे से वीडियो में हम लोग अच्छा माने कि जान सकें सब ऑप्शन के बारे में। जैसे कि वोल्ट है, अगर आपसे एग्जाम में ऐसा थोड़ी कि प्रतिरोध के एसआई मात्रक पूछेगा, कहानी विभवांतर के एसआई मात्रक पूछ दिया तो क्या होगा? वोल्ट। विद्युत धारा के एसआई मात्रक पूछ दिया तो क्या होगा? एम्पियर। प्रतिरोध के एसआई मात्रक पूछ दिया क्या होगा? ओम होगा। तो ऐसे ही हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। चौथा नंबर सवाल है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में आप लोग के पता है कि अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग और कहाँ करते हैं? तो दांत, आँख, नाक, कान, ये सब चेक करने में चिकित्सक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण का उपयोग किस में करते हैं? तो साइड मिरर के रूप में करते हैं। साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में करते हैं। और दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और अवतल दर्पण का और अन्य उपयोग क्या क्या है? तो देखिए, चिकित्सक के रूप में आँख, नाक, कान चेक करने में, और सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 5वां नंबर सवाल के ऊपर आते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे अपवर्तन न दे के परावर्तन पूछ लिया जाए, तो ये भी दोनों सवाल बनता है। तो हम लोग सिर्फ एक ही सवाल से दोनों सवाल क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पे अपवर्तन का नियम भी 2 होता है, अपरावर्तन के भी नियम क्या होता है? 2 होता है। चलिए छठे नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। छठा नंबर सवाल क्या कहता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो आप लोग के पता है कि जो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है और 7 से क्या होता है? कम होता है। 7 से क्या होता है? कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और 7 के बराबर रहने पर वह क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। और 7 से अधिक रहने पर क्या होता है? क्षार होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, सीधे एग्जाम में छपेगा कि
उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 के बराबर, कि 7 से कम, यही ऑप्शन रहेगा, तो 7 के बराबर हो जाएगा। आप पूछता कि क्षारीय विलयन का पीएच मान, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो छठा नंबर का सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऊष्मीय गलती दिया हुआ है, ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे, ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे, ऊष्मीय के सिद्धांत पर। सीधे आप लोग याद रखेगा कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए 8वां नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। अब इससे रिलेटेड सवाल बनता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। बौनापन होता है हार्मोन की कमी से। ये सवाल में नहीं बनता है 10th में। 9वां नंबर भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो 9वां नंबर सवाल को देखते हैं। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, एसी डीसी दोनों, इनमें से कोई नहीं। एसी कहने का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा, डीसी कहने का मतलब डिस्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, डीसी धारा। याद रखिएगा, सीधे एग्जाम में छपेगा, बिना ऑप्शन चेंज ऑप्शन किए हुए एग्जाम में छपेगा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, एसी डीसी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से डीसी धारा प्राप्त होती है। 10वां नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है। देखिए, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान करने का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को पत्ती पेड़ पौधा खींचता है। जो हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग सांस यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं, और पत्ती के द्वारा, पत्ती पेड़ पौधा से प्राप्त होता है। तो गैसों का आदान प्रदान किससे द्वारा होता है, रंध्र द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बिल्कुल हमारे साथ बने रहेगा, आपको बहुत ही फायदेमंद होगा इस वीडियो में। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल वहन के लिए, भोजन वहन के लिए, कि अमीनो अम्ल वहन के लिए, कि ऑक्सीजन का वहन के लिए। देखिए, पादप जो हार्मोन होता है, पादप हार्मोन, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल वहन के लिए। देखिए आप लोग याद रखिएगा कि जाइलम से जल याद रखिएगा, एगो फ्लोयम होता है। तो देखिए फ्लोयम आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे कि पादप में फ्लोयम उत्तरदायी होता है, तो भोजन के लिए हो जाता। यहाँ पे जाइलम पूछा, तो आप लोग याद रखिएगा जल से। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होते हैं, तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितने होती है, 46 होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, जोड़ा में भी दे सकता है, 46 न दे के 23 जोड़ा भी आपको दे सकता है। 23 जोड़े कहने का मतलब होता है 26। जैसे एक जोड़ा में कितने चप्पल होते हैं, 2 चप्पल, जैसे 23 जोड़ा में कितने होगा गुणसूत्र, 46। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की युग्म की संख्या यानी कि जोड़े की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ा हो जाएगा। याद रखेगा, ऑप्शन थोड़ा क्वेश्चन में घुमाता है, तो आप लोग सिर्फ याद रखेगा कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 रटे रहेगा, वहाँ पे 23 जोड़ा दे देगा, यानी कि 23 जोड़ा ऑप्शन में रहेगा, 46 नहीं रहेगा, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएगा। तो जोड़ा कहने का मतलब है कि तात्पर्य है दुगना, यानी 23 दूनी 46। चलिए 13वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि समान नेत्र के लिए दूर बिंदु होती है। तो समान नेत्र के लिए दूर जो बिंदु होती है क्या होती है, अनंत होती है। न्यूनतम बिंदु क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होते हैं। आप लोग याद रखिएगा। हम लोग सिर्फ एक ही सवाल लिए हैं, दूसरा सवाल लेने में सिर्फ टाइम को बर्बादी। यहीं पर हम बता दें, समान नेत्र के लिए दूर जो बिंदु होता है हम लोग अनंत तक देख सकते हैं, मगर स्पष्ट दृष्टि को न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो अनंत होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। जो देखिए आपसे एग्जाम में बनता है कि देखिए इससे रिलेटेड कैसे सवाल बनेगा। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। आपसे याद क्वेश्चन बनेगा कि शुद्ध जल होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो देखिए जो 7 के बराबर जिसको पीएच वैल्यू रहता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। अगर 7 से ही कम रहता, 7 से कम रहने पर क्या होता, 7 के कम रहने पर क्या होता, यानी कि एसिड होता है, यानी कि अम्ल होता। और ज़्यादा रहने पर क्या होता, बेस होता, यानी कि क्षार होता। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हमारे पास इतना ही क्वेश्चन था, तब तक के लिए
धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ही हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर लाते रहेंगे, बिल्कुल ही आप ही के लिए। ऐसा नहीं है कि देखिए, आप लोग को पढ़ के फ़ायदा हो जाना चाहिए, कैसा है ना है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप लोग को समझ में आना चाहिए। आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इस वीडियो को आप देख सकते हैं, मेरा चैनल पर वीडियो और है इंपॉर्टेंट। अगर 50 वीडियो, एक वीडियो वाला है, एक वीडियो अपलोड किया हुआ, अगर आप उसको देख लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो साइंस में आप 40 में 40 ऑब्जेक्टिव क्लियर कर पाएगा, कर कर दीजिएगा। हम यह वादा है, हम निश्चित ही हम कह सकते हैं कि आप लोग कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हम वीडियो को अपलोड करेंगे, तुरंत अपलोड करेंगे। तब तक के लिए हम आप लोग से ब्रेक लेते हैं, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।